चैनल है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फिलहाल ये बायोलॉजी का वीडियो बहुत ध्यान पूर्वक देखना है, आपको सुनना है, याद कर लेना है, ऐसा नहीं कि इसको लिखते जाना है। कोशिश करिएगा कि मेरे वीडियो खत्म होने के पहले आपको लगभग चीज आपके माइंड में आ जाए, और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि मैं आपको चीजें याद कराते चला जाऊं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिता कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु ने 500 जंतुओं पर अध्ययन किया था। अरस्तु जो यूनान के रहने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व। तो बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में ध्यान दीजिए, मैं कुछ दिखाते जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे फिगर मैं लाऊंगा बाद में, आपको वो भी फिगर भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पाचन तंत्र में आते हैं। मनुष्य का जो बॉडी है उसमें पाचन क्रिया कैसे कैसे संपन्न होती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, पहले उसके पहले चलते हैं। ठीक है, उसके पहले चलते हैं। आप जैसे ही कुछ खाते हैं, आप मान लीजिए रोटी खाए तो रोटी टूटा, रोटी टूटने के बाद यहाँ पे मुंह में लार से मिला। जैसे ही ये लार से मिला, यहाँ लार में बहुत सारा पानी होता है। ठीक है, पाचक मतलब बहुत सारा पाचने का काम लार को मिला के अंदर भेजता है। मतलब पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वो भोजन को तोड़ता है। तो मुख में जैसे ही डाले, सबसे पहले तो ये कि दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दांत 4 प्रकार के, और एक मानव शरीर में दांत कितना होता है? 32, 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, 32 भी हो सकता है, अधिकतम 32 दांत। ठीक है, दांत जो होता है उसका सबसे मतलब पूरे बॉडी का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो दांत का एनामिल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दांत में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए दांत को मजबूत रखने के लिए दूध बचपन से लोग पीते हैं। तो यहाँ भोजन को पहले ये काटने वाला, फाड़ने वाला, चबाने वाला, पीसने वाला, सारे 4 प्रकार के दांत हैं। दांत से जैसे ही भोजन अंदर जाता है तो वो लार में मिलता है। लार यानी मुख से ही भोजन का प्रारंभ स्टार्ट होता है, और लार से फिर यहाँ पे जब आता है ये वाला, ये है ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। एक बार फिर से रिपीट, ग्रास नली में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। भोजन फिर यहाँ आएगा। उसके बाद आते आते आगे आपका फिर अब लीवर का काम, फंक्शन समझिए। मैं एक एक फंक्शन समझा रहा हूं, फिर आपको आपका फिगर भी दिखा दूंगा। लेकिन उसके पहले जीभ के बारे में समझ लीजिए। जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक जीभ का रफ फिगर यहाँ पे तैयार कर दिया। जीभ ऐसा नहीं होगा, देखिए जीभ कुछ इस तरह का जीभ होता है। तो ये जो होता है, टेस्ट के लिए ध्यान दीजिए, टेस्ट के लिए पूछ दिया जाता है कभी कभी एग्जाम में भी, टेस्ट के लिए एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये वाला होगा मीठा, स्वीट, मीठा। ये होगा नमकीन, मीठा नमकीन। और फिर होगा ये खट्टा, और ये इधर जो होगा वो तीखा यानी कड़वा, कड़वाहट यहाँ आएगा। तो पहले मीठा लगेगा, फिर ये दोनों साइड, मतलब ये दोनों साइड, फिर ये दोनों साइड खट्टा। यहाँ जीभ का सबसे आगे वाला पार्ट मीठा स्वाद देगा, फिर उसके बाद नमकीन दोनों साइड, फिर खट्टा देगा, फिर लास्ट में लास्ट वाला पॉइंट, सबसे पीछे वाला जीभ का पार्ट जो होगा वो आपको बिटर यानी तीखा या कड़वा स्वाद देगा। ठीक है, अब समझते हैं हमारे बॉडी में लीवर का फंक्शन क्या है। बोलते हैं कि दारू कम पीजिए। दारू बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में लोग पीते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ लीवर का काम, लीवर को बोलते हैं यकृत, और यकृत को ही बोलते हैं जिगर। बोलते हैं ना जिगर का टुकड़ा, है ना, जिगर कभी कभी बोलते हैं। ये एक्चुअली इसको बायोलॉजी में जिगर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे यकृत याद रखिएगा। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। ठीक है, लीवर, इसका मेन मुख्य काम क्या है? तो 3 काम है। पहला काम है पित्त का श्रवण करना। अगर आप जैसे भोजन आप किए ना, तो भोजन के साथ साथ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी गए। कहने का मतलब जो भोजन घर में, ठीक है घर में भी बनाए हैं आप भोजन, लेकिन उस भोजन में बहुत सारे हो सकते हैं बैक्टीरिया जाए या कुछ और अपशिष्ट पदार्थ चले गए, तो वो तो पेट में अब खराब हो गया। तो पित्त क्या करता है, मतलब ये यकृत क्या करता है? पित्त का लगातार श्रवण करता है, पित्त निकालते रहता है यकृत, और पित्त निकालता है वो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा होता रहता है। और वो पित्त क्या करता है? अम्लीय होता है। और अम्लीय होता है तो वो भोजन के साथ जब मिलेगा तो जितने भी भोजन में अपशिष्ट खराब चीज होंगे, मतलब बैक्टीरिया फैक्टीरिया जो भी खराब चीज होंगे, उसको मार देगा। भोजन को मतलब ठीक करेगा, फ्रेश करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। रेड ब्लड कॉर्पस मतलब
लाल रक्त कण के लिए आयरन स्टोर करता है। आपको एक चीज और बता दें, आयरन, आयरन मतलब लौह तत्व। अभी महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में आमतौर पे देखोगे लौह तत्व की कमी होती है, जिससे एनीमिया रोग होता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। एंजाइमों का श्रवण, एंजाइमों का श्रवण, एंजाइम क्या होते हैं, पाचक तत्व होते हैं। तो इन सब का लीवर बहुत इंपॉर्टेंट, लीवर का काम बहुत बड़ा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके पहले लीवर के पहले आपको मैंने बताया दांत के बारे में, जीभ के बारे में। एक चीज और याद रखिए, मानव का जो ब्रेन है, अभी तो हम पाचक पढ़ रहे हैं हालांकि, लेकिन बता देता हूं, ये कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछ देता है लाइटली क्वेश्चन। मानव का जो ब्रेन है उसका जो औसत जो भार है वो आप याद रखिएगा 1400 ग्राम के आसपास, ठीक है ना। चलिए, छोटी आंत, अब आते हैं पार्ट वाइज बांट देते हैं। छोटी आंत, जब भोजन नीचे जाएगा तो फिर छोटी आंत, छोटी आंत के पहले आपका इधर स्टमक में दिखाता हूं मैं, छोटी आंत, स्टमक, ये है स्टमक। अमाशय, देखिए अमाशय में प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान। अब बॉडी में बहुत सारा चीज आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, है ना। तो प्रोटीन आप लीजिएगा तो उसको पचना भी तो चाहिए। जो चीज, जैसे सेव खा रहे हैं आप, सेव से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सेव खा रहे हैं तो पचना भी तो चाहिए। तो प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है अमाशय यानी स्टमक। इसके भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां जठर रस निकालती हैं, और जठर रस का स्रावन होता है। और जठर रस क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय, और ये पाचक एंजाइम होते हैं, अम्लीय। अब आपको एक रफ वर्क समझा देता हूं। ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 8 9 से लेके 14 तक। ये अगर 7 रहेगा, 7 तो ये न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल यानी उदासीन, न्यूट्रल। और 7 से इधर जितना बढ़िएगा क्षारीय होगा, 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय होगा। अम्लीय ठीक है, क्षारीय एक तरह से थोड़ा सा हम लोग के लिए ठीक नहीं होता है। तो अम्लीय मतलब जिसका भी पीएच मान जिसका 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, न्यूट्रल होगा। और जैसे जल का पीएच मान क्या होगा, जल का पीएच मान 7, तो जल न्यूट्रल है। लेकिन इधर आइएगा तो अम्लीय, जैसे अम्लीय में मतलब ले लें नींबू अम्लीय है। चलिए खैर, तो यहां पे अम्लीय जठर रस श्रवण करती है जो अम्लीय और पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन हो गया। तो यहां से जो अमाशय माने स्टोमक मतलब पेट पूरा पेट नहीं लेना है, एक ऐसा करके भाग होता है, ऐसा करके सिकुड़ा हुआ ऐसा। तो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन एंजाइम निकलते हैं जो किसको पचाते हैं, तो प्रोटीन को खूब पचाते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अग्न्याशय जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज, स्टोमक यानी अमाशय और अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। अब इंसुलिन स्रावित होगा और इसकी कमी से क्या होगा, मधुमेह रोग होगा। इसकी कमी से क्या होगा, मधुमेह या डायबिटीज रोग होगा, जिसको देहात में बोलते हैं चिनिया रोग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से होता है। अभी आते हैं फिर यहाँ, देखिए भोजन जब जाएगा अंदर तो कई चरणों से गुजरने के बाद आंत में जाता है। आंत के 2 पार्ट होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। भोजन सबसे लंबे समय तक, या यूं कहे कि सब संपूर्ण पाचन बोलिए छोटी आंत में ही हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन पाचन होता ही नहीं है। बड़ी आंत में केवल यही है कि भोजन के खराब पार्ट को कुछ देर तक स्टोर रखेगा, फिर मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए छोटी आंत समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन आते ही 3 पाचक एंजाइम मिलते हैं, भोजन में मिलेंगे, ठीक है। पहला मिलता है आंत रस, फिर पित्त रस, फिर अग्न्याशय रस। अब देखिए आंत रस में इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। प्रतिदिन 2 से 3 लीटर आंत रस स्रावित होता है हमारे कहां, मतलब पेट में। आंत रस में उपस्थित जो एंजाइम है वो 2 प्रकार के, मुख्य जो है 2 है, मैंने लिखा है। पहला माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज से क्या मिलता है आपको, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है, ठीक। अब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। सुक्रोज मतलब चीनी। अब नहीं बोलता है चीनी, रक्त में यदि सुक्रोज यानी चीनी की मात्रा, खाने वाला चीनी मत समझिएगा, ठीक है, ये दूसरी चीनी है। रक्त में यदि सुक्रोज यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज होगा। 2 तरीका मैंने बताया, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग होगा, और अगर बॉडी में आपके रक्त में सुक्रोज की मात्रा बढ़ गई तब भी डायबिटीज या ये मधुमेह रोग होगा, ये याद रखिएगा। दूसरे भाग पे चलते हैं। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, मतलब लीवर द्वारा,
और पितरस कहाँ, पित्ताशय, एक ब्लैडर टाइप का है। ब्लैडर समझते हैं ना, ब्लैडर जिसमें मिट्टी तेल भर के रखते हैं ब्लैडर, उसी टाइप का ब्लैडर, यानी पित्ताशय में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर इसको बोलते हैं, वहां पे जमा हो जाएगा पितरस। यहाँ कोई पाचक एंजाइम नहीं है, फिर भी वसा का पाचन नहीं करता है। किसका? वसा का। अब वसा कैसे मिलेगा? मूंगफली खाए आप, उसमें वसा होता है, तेल खाया वसा हुआ, अब मतलब तेल वाला चीज जो भी खाइएगा उसमें वसा मिलता है, तो वसा का पाचन कहाँ होता है? पितरस करता है। अग्न्याशय रस यानी पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस देखिए इसमें होता है 98% जल। देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में ना मतलब 70% से भी ऊपर जल मिलता है आपको, है ना, तो ह्यूमन बॉडी में जल भी है। 98% यहाँ जल और 2% एंजाइम और लवण, जिनको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धावन सोडा, धावन सोडा। तो चलिए यहाँ 98% जल और 2% एंजाइम और लवण होते हैं, ठीक है, अग्न्याशय रस में। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इस सब को पचाता है, इस सब को पचाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, ठीक है। और ये पितरस क्या पचाता है? केवल बोलता है कि वसा खाली पचाएंगे, बाकी चीज हम ठीका लेके नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन अग्न्याशय रस क्या बोलता है कि नहीं, हम सबको पचा देंगे, इसलिए मेरा नाम क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसमें उपस्थित जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का काम पचाना होता है, तो देखिए एमाइलेज और लाइपेज, इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से 2। छोटी आंत में भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है। यही नहीं, इसके अलावा भोजन सबसे ज्यादा देर छोटी आंत में ही रहता है। बड़ी आंत में आएगा तो भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, भोजन कुछ देर के लिए मतलब भोजन का जो खराब पार्ट है वो रुका और फिर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। अमाशय मैंने आपको बता दिया था, अग्न्याशय, अग्न्याशय पैंक्रियाज ये भी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व जो आपको लेना चाहिए। अब भोजन में ठीक से नहीं, अगर आप समय से भोजन नहीं कीजिएगा, ठीक से समय जो भोजन में आपका रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं लीजिएगा, तब भी आपकी तबीयत खराब होगी, जिसके फलस्वरूप कई रोग आपके बॉडी में हो जाएंगे। भोजन के मुख्य पोषक तत्व मैंने एक एक लिखा है। पहला वसा। वसा आपको क्या देगा? वसा से आपको बॉडी को ऊर्जा मिलेगी, बॉडी को ऊर्जा मिलती है। जैसे मूंगफली खाए, है ना, तेल वाला कोई तेलीय चीज खाए, घी खाए, तो इस सबसे क्या मिलेगा? वसा मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलेगा? शकरकंद खा लीजिए, आलू खा लीजिए, या पपीता, पपीता को बोला जाता है, सभी विटामिन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी बॉडी को क्या देता है? ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। देखिएगा आप जो धावक होते हैं, धावक या खिलाड़ी को देखिएगा, तत्काल उनको ऊर्जा चाहिए होता है, तो तत्काल ऊर्जा, अब उनको कहिए कि रोटी खाओ तो कार्बोहाइड्रेट आएगा, फिर ग्लूकोज में, ऐसा थोड़ा होगा, उनको ग्लूकोज पिला देते हैं, तुरंत बॉडी में ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ खनिज लवण, खनिज लवण बहुत सारे हैं, लौह तत्व वगैरह बहुत सारे और हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सब हमारे बॉडी में है, धरती से ही नहीं निकालना, यहाँ भी है हमारे। तो खनिज लवण और विटामिन ये हमको स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना। प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। यही नहीं, प्रोटीन किससे मिलेगा? सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश के लोग को देखिएगा एकदम प्रोटीन खा खा के एकदम बहुत तेज हो उनका दिमाग। चना, अरहर, इसमें भी प्रोटीन मिलता है, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व ये हो गए। एक चीज और, अगर भोजन में मान लीजिए लौह तत्व की कमी हो गई, लौह तत्व, तो लौह तत्व की कमी हो गई तो एनीमिया रोग होगा। अब एनीमिया रोग होगा तो उसके उपचार के लिए क्या खाइएगा? पालक, पालक खूब खाना चाहिए, महिलाओं को भी खूब खाना चाहिए पालक। मड़ुआ, मड़ुआ का नाम आप खैर सुने होंगे, पता नहीं, मड़ुआ, मड़ुआ में पालक बहुत होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा विटामिन, रासायनिक नाम, अभाव से रोग स्रोत, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको देखने में लगा होगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, ए से लेके के तक, ए, बी, सी, डी, ई, के, ये विटामिन है। बी के तो कई रूप है, B1, B2, B5, B12 तक है। B12 को साइनोकोबालामिन ऐसे बोलते हैं, रासायनिक नाम। खैर, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये याद कर लेना है आपको पूरा चार्ट। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से होगा रतौंधी या आंख का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ठीक करना है तो दूध, गाजर, मक्खन। गाजर खाइए, आंख के लिए सबसे उत्तम है, ठीक है। और गाजर पुरुषत्व के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुरुष लोग को तो गाजर खाना चाहिए। गाजर खाइए, कच्चा खाइए, सलाद खाइए, जूस पीजिए गाजर का, या फिर गाजर का हलवा खाइए, जैसे भी लेना है। गाजर बेटर रहेगा, गाजर को कच्चे खाइए, है ना। विटामिन बी और सी, देखिए अब इसको याद करने का तरीका, 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बाकी जो विटामिन है वसा में घुलनशील है। देखिए भूमिका चावला का नाम सुने होंगे, भूमिका चावला हीरोइन है, भूमिका चावला। ये एकदम सुंदर दिखती है, डेली नहाती है, डेली नहाती है। क्या करती है? डेली नहाती है भूमिका चावला।
भूमिका चावला का अब तो नहाएगी किससे? पानी से। तो जल में घुलती है, माने जल में मिल जाती है, टब में घुस घुस के नहाती है। तो भूमिका चावला बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी ए डी ई के अधिक वसा नहीं लेना है। ए डी ई के इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे? अधिक। अधिक अधिक वसा आपको नहीं लेना है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अधिक, यानी ए डी ई के। विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमिन, रासायनिक नाम। बेरी बेरी रोग होता है इससे, और इसका स्रोत है अनाज, सोयाबीन, दूध, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। विटामिन सी जिसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड या स्कॉर्बिक अम्ल, यह इससे होता है स्कर्वी या सूखा रोग। ठीक है, स्कर्वी या सूखा रोग अभी दिखाएंगे आपको। खट्टे फल में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। देखिए विटामिन सी पूछेगा, अगर पूछा दूध में कौन विटामिन पाया जाता है तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसमें विटामिन सी नहीं मिलता है, तो दूध में कभी नहीं मिलेगा विटामिन सी। नींबू, टमाटर, ये सब क्या है? खट्टे विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन डी, डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होगा? रिकेट्स। अब देखिए रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा बच्चों में, लेकिन वयस्कों में क्या होगा? तो ऑस्टियोमेलेसिया, मलेशिया मत चलिएगा है ना। ऑस्टियोमेलेसिया ये वयस्कों में होगा। और ये हमको विटामिन डी चाहिए तो सबसे बढ़िया स्रोत है इसका सूर्य का प्रकाश, और भी चाहिए तो मक्खन वक्खन खाते रहिए, लेकिन सूर्य का प्रकाश इज द बेस्ट। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरोल। ये कम पूछता है लेकिन याद करना है। त्वचा और जनन शक्ति में कमी होना, इसका स्रोत है बादाम, मूंगफली, तेल, ये सब खाइए, है ना। विटामिन के, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन के तो बहुत इंपॉर्टेंट। फिलोक्विनोन, तो इससे क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। विटामिन के की अगर कमी होगी, जैसे मान लिया कभी आपको चोट लग गया या गिर गए, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो मान लिया कट गया इसे, तो खून निकलते रहेगा, बंद ही नहीं होगा, तो व्यक्ति में खून की कमी या फिर डेथ भी हो सकता है। इसका स्रोत है अंडा, दूध, हरी सब्जी, यकृत, है ना। अब विटामिन के को देखिए, रक्त स्राव रोधी बोलते हैं, माने रक्त के स्राव को रोकता है ये। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। लिवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी होता है। तो कभी आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है, विटामिन के, विटामिन के नहीं दिया, प्रोथ्रोम्बिन दिया, तो प्रोथ्रोम्बिन आंसर कर लीजिएगा। तो ये आप डाटा याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ कुछ रोग लिए हैं, है ना। अत्यधिक नमक खाइएगा, क्यों गया? अत्यधिक अगर नमक आप खाइएगा तो हाइपर टेंशन होगा, मतलब हाइपर टेंशन, हाइपर मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, और टेंशन, टेंशन मतलब तनाव, इसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप। रक्तचाप को हम मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर में, स्फिग्मोमैनोमीटर से। अब एक सामान्य आदमी का रक्तचाप जो होता है 120/80 होना चाहिए। 120/80, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। इसको बोलते हैं 120 HHmg। ठीक है, HHmg ऐसे ही कुछ करके बोलते हैं। खैर, तो ऊपर वाले क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक, नीचे वाले क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। ये आपको याद रखना है। रक्तचाप को किस में मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड कितना होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में ब्लड आमतौर पर 1 लीटर कम होता है। तो अगर 5 लीटर किसी पुरुष में है, एक पुरुष का उसी मतलब एक महिला के साथ तुलना कर रहे हैं, तो 5 से 6 लीटर, तो महिला में क्या होगा? 4 से 5 लीटर। चलिए, रक्त की कमी अगर हो जाएगी ब्लड में तो क्या बोलेंगे? रक्तहीनता बोलेंगे। ठीक है, चलिए। मरासमस मतलब होता है सूखा रोग। कम भोजन मिलने पर आपके बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, तो सब सूखने लगेगा, बॉडी सूखने लगेगा, मतलब सूखा हो जाएगा, एकदम पतला दुबला दिखिएगा, एकदम पतला दुबला, लकड़ी जैसा हो जाएगा। क्वाशियोरकर, भोजन में प्रोटीन की कमी से वृद्धि रुक जाएगा, पेटवा एकदम टिबरी हो जाएगा, मतलब फूल के टिबरी हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? भोजन में प्रोटीन की कमी से वृद्धि रुक जाता है तो पेट फूल जाएगा, पेट एकदम घड़ा जैसा बन जाएगा, ऐसा, है ना। और हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले रहेंगे, आपके जैसे हम वैसे रहेंगे। घेंघा, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है। ये गला में देखिएगा, गला फूल जाता है ना। एनीमिया या खून की कमी या रक्त अल्पता या रक्त क्षीणता, जो भी बोलिए, लौह तत्वों की कमी से होती है। और इसका सबसे बढ़िया स्रोत है पालक, इज द बेस्ट। दूसरा सेव और तीसरा मड़ुआ, ये भी याद आप रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से है? तो टेटनस है, टाइफाइड है, टीबी जिसको क्षय रोग बोलते हैं, उसके अलावा हैजा है, डिफ्थीरिया है, प्लेग है ना। जीवाणु विषाणु यानी वायरस जनित रोग, सबसे पहले कोरोना। ये कोरोना कहां से आया? तो चाइना से आया।
है ना। कोरोना चाइना मतलब क्या बोले, चाइना से उत्पन्न हुआ 2019, तो कोविड-19 नाम पड़ गया, कोविड-19 कोरोना, कोविड-19 2019 में। रेबीज जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, कुत्ता काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा, ये वायरस वाला रोग है। खसरा, खस 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 करते रहता है, छोटी माता, पोलियो, डेंगू, एड्स, चेचक और हेपेटाइटिस, ये सारे हैं वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। अगला है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, मलेरिया जिसकी खोज करता थे रोनाल्ड रॉस, याद रखेगा मलेरिया। अब मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तब होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर, तो प्रोटोजोआ है। पायरिया, कालाजार, पेचिस और निद्रा रोग, कुछ लोग देखिएगा नींदे में चलने लगता है ना। अब एड्स पे आते हैं। एड्स का फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम्स में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस से होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि तो रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली एकदम कमजोर कर देगा। कहने का मतलब कि आपका प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर जब हो जाएगा तो आपको बॉडी में भी बहुत तरह की विकृतियां आने लगेंगी। और यही नहीं, मतलब जब एड्स हो जाएगा तो उसमें क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उस पर प्रहार करता है, उसको कमजोर करता है, ठीक है। अब इसका जांच कैसे होता है, तो इलिसा टेस्ट कराते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम विश्व एड्स दिवस हम सभी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब आइए दृष्टि दोष, आंख में। देखिए नेत्रदान में एक चीज याद रखिएगा, नेत्र में कॉर्निया दान दिया जाता है, कॉर्निया, नेत्र में कॉर्निया हम दान देते हैं अगर दान देना हो तो। निकट दृष्टि दोष, 3 दृष्टि दोष इज बहुत इंपॉर्टेंट। निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। निकट, इसमें याद रखने का तरीका, जो दृष्टि दोष होगा वो आपको दिखेगा, और जो दृष्टि दोष मतलब निकट है तो निकट एकदम बढ़िया से दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी लेकिन दूर की नहीं, और बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, याद रखने का तरीका कि निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अब देखिए निकट में है 3 अक्षर, 1 2 3, तो इसका उपचार होगा 4 वाले से, मतलब अवतल लेंस, चार यहाँ पे 1 2 3 4 अक्षर का है। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए याद कीजिएगा। दूर दृष्टि उसको बोलते हैं। अब दूर है तो हाइपर, हाई मतलब क्या होता है, हाई मतलब दूर या ऊपर कहिए, हाइपरमेट्रोपिया, याद रखिएगा। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। अभी दूर है, दूर में 2 वर्ड है तो यहाँ 3 वर्ड, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए जरा दृष्टि दोष, या इसी को बोलते हैं हम प्रेसबायोपिया। अधिक उम्र होने पर ना तो आपको दूर का दिखेगा ना तो नजदीक का दिखेगा, ये उम्र की वजह से होती है, आंखों का क्षमता घटने लगता है। इसको ठीक करना है तो द्विफोकल या बायफोकल लेंस से ठीक किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस पर, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और यहाँ पे होता क्या है कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए इसमें क्लोरोफिल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लोरोफिल मतलब अभी आपको बताऊंगा, मैं सेल पढ़ाऊंगा इसके बाद तो आपको समझा दूंगा अच्छे से। पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा, पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ द्वारा भूमि से क्या लेते हैं, जल और खनिज लवण, उनको जो भी चाहिए होता है ले लेते हैं, जल और खनिज लवण। और वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में CO2, देखिए CO2 कितना है, 0.03%, ये भी याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन गैस 78%, 78.08%, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन 20.95%, उसको 21% बोल दीजिए, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ऑर्गन 0. इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मान लीजिए ये वायुमंडल है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस कितना है, नाइट्रोजन है 78%, रफली आप याद रखिए। ऑक्सीजन है आपका 21%, ऑर्गन है आपका 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 0.03%। ये 4 गैस मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ, यानी हरे रंग के पदार्थ कौन है, यानी पर्णहरित को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन, मंड या भोजन को बोलते हैं मंड बनाते हैं, और वायुमंडल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। कौन करते हैं ऑक्सीजन विमुक्त, तो ये पौधे करते हैं। पौधे क्या है, देखिए पौधे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर पौधे नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जीवन नहीं होगा, क्योंकि प्राणवायु क्या है, प्राणवायु हम किसे बोलते हैं, तो प्राणवायु बोलते हैं हम ऑक्सीजन को।
कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पौधे और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये हमारे लिए पौधे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा ये भी चीज है ना। चलिए एक चीज और देखते हैं, इसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 सेकेंड। अब देखिए, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ जिनको बोलते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड बनाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, यही है फोटोसिंथेसिस। अभी आपको दिखाता हूं, जैसे 6CO2 यह है कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O यह है जल। इसके बाद हम सूर्य का प्रकाश लेंगे, मतलब पौधे लेंगे, हम नहीं लेंगे, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल में आया। देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाल प्रकाश। लाल प्रकाश नहीं रहेगा मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया दिन में होगी, रात में कभी नहीं हो सकती है। तो यहां पे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को मिला सूर्य का प्रकाश। अब ये बना क्या, C6H12O6 प्लस 6O2, यानी ये बना द्राक्ष शर्करा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ये फिर बन गया ऑक्सीजन। अब देखिए हम पौधे क्या लिए, पौधे लिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल और पोषक तत्व लिए, और सूर्य का प्रकाश मिला क्लोरोफिल पतैया पर, और उसके बाद ये बन गया क्या, उत्पाद क्या बना, उनसे बना क्या, तब ग्लूकोज बना। यही ग्लूकोज टूट के मंड में यानी भोजन में बनता है, पौधों का भोजन बन जाता है, और ऑक्सीजन वायुमंडल में बिखर जाता है। ठीक है, मतलब चला जाता है। एनसीईआरटी का डाटा ये कहता है 6CO2 प्लस 12H2O, इसके बाद सूर्य का प्रकाश, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये उत्पाद क्या करेगा, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये एनसीईआरटी में बोला है। दोनों आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, जो शीघ्र ही मंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा हम फोटो दिखा दें। ये है फोटो, पहला आपका ये। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला फोटो पे, पहला वाला देखिए, हम मानव पाचन के प्रमुख भाग और ये अंग और भाग दिखाया है, मुख दिखाया है, जीभ दिखाया है, ग्रास नली यही है, ये ग्रास नली है ना। थोड़ा मैं जूम कर दूं इसको, थोड़ा मैं जूम करता हूं, देखिए ग्रास नली। इसके बाद ये लीवर है, ये आपका लीवर है। स्टोमक ये देखिए, ये वाला है स्टोमक वाला पार्ट। अग्न्याशय पैंक्रियाज यहाँ है, जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, और यहाँ पे ये देखिए ये है आपका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, यही हरा वाला, ठीक है। उसके बाद आपका फिर ये है आपका, ये बड़ी आंत है बाहर वाला, ये बीच वाला, नीचे वाला छोटी आंत। तो ये आपका इस तरह से फिर मलाशय यानी गुदा में चला जाता है भोजन, ठीक है। चलिए फोटोसिंथेसिस का ये फिगर है आपका, देख लीजिए एक बार दिखा देता हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या है, यहाँ पे क्या है, ये पौधे जो है जड़ से मतलब क्या लिए, खनिज लवण लिए, है ना, और पानी लिए। उसके बाद इनको क्या मिला, लाइट मिला और कार्बन डाइऑक्साइड लिए, लाइट मिला और कार्बन डाइऑक्साइड लिए, और ये बनाए ग्लूकोज और O2 मुक्त कर दिए। यही आपका फिगर था। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। ये है आपका सेल का पार्ट। देखिए सेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल। आपको दिख रहा है, चेंज करके देखो, डार्क मोड, ये तो नहीं दिखेगा। चलिए ये वाला मोड कर देता हूं मैं, नाइट, ठीक है। देखिए ये है सेल। सेल का कुछ चीज मैं बताते चलूंगा और आपको दिमाग में रखते चलना है सेल से संबंधित चीजें। कोशिका है ना, कोशिका। अब देखिए कोशिका, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल की खोज किसने और कब की थी, तो 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया था, सेल जो खोजा था इन्होंने, वो था आपका मतलब मृत सेल।
रॉबर्ट हुक जो सर्वप्रथम सेल का खोज किए 1665 में, वो था मृत सेल। लेकिन सबसे पहले जीवित सेल को किसने खोजा था? सबसे पहले जीवित सेल तो इसको खोजने वाले थे ल्यूवेनहॉक। कौन थे? ल्यूवेनहॉक। जीवित सेल को सबसे पहले किसने खोजा? ल्यूवेनहॉक ने। सेल में एक बीच में होता है आपका केंद्रक, देखिएगा केंद्रक। अब केंद्रक का खोज करता 1831 में रॉबर्ट, इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में जो सेल का केंद्र खोजा, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। सेल का जो केंद्र होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कंट्रोल करता है वहां। यही नहीं, उसमें क्या होता है? गुणसूत्र और जीन होते हैं। चलिए वो सारा चीज समझाएंगे। सबसे पहले इनको मिटा लूं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। सेल के खोजकर्ता कौन है, क्या है? सेल के खोजकर्ता कौन है? 1665 में किसने खोजा था? 1665 में खोजा था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका से संबंधित चीज, एक चीज और आप याद रखिएगा। कोशिका को समझने से पहले एक चीज आपको ये भी याद रखना चाहिए। देखिए यहां पे समझाते हैं। यह सेल, नहीं दिख रहा है, यह सेल सेल के ऊपर होगा आपका टिश्यू, TISSU, टिश्यू मतलब ऊतक। ठीक है, सेल मतलब कोशिका। ठीक है, इसके ऊपर होगा पार्ट और इसके ऊपर होगा बॉडी मतलब शरीर। अब समझिए सेल किसको बोलते हैं? कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, मूलभूत इकाई है सेल के बाद टिश्यू, ये टिश्यू बनते हैं टिश्यू ये। उसके बाद अंग, मान लीजिए ये हाथ है, एक अंग है, अंग है, नाक अंग है, कान अंग है, ये सब अंग है। उसके बाद पूरा फिर बॉडी बन गया। जैसे इसको समझिए, ये ईंटा है, ईंट से क्या बनता है? दीवार बना, दीवार से क्या बना? रूम बना, कमरा, और रूम से क्या बना? घर बना। यही चीज आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सेल से संबंधित चीजें याद रखिएगा। सेल के बाद क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, उसके बाद पार्ट बनेगा, उसके बाद बॉडी बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेल होते हैं यहाँ पे दो प्रकार के। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है। कुछ पॉइंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, याद कर लेना आपको। इसमें केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली नहीं होता है, झिल्ली है ना, और इसमें केंद्रक झिल्ली होता है। इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम एक होता है और इसमें यूकैरियोटिक सेल में गुणसूत्र एक से अधिक होंगे। इसमें डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है और हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। अब देखिएगा, आगे थोड़ा बढ़ा लें। प्रोकैरियोटिक सेल जीवाणु जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल आदि में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है नील हरित शैवाल आदि में मतलब जीवाणु पाई जाती है। वायरस और बैक्टीरिया को छोड़कर ये जंतु तथा सभी पौधों में पाई जाती है। देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक किस में पाया जाएगा? वायरस और बैक्टीरिया को छोड़कर जंतु और सभी पौधों में ये पाए जाते हैं, ये वाले सेल। विश्व की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? यानी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और अगर बोले विश्व की सबसे छोटी सेल तो माइकोप्लाज्मा यानी परजीवी जीवाणु। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक सेल का डिवीजन इस तरह से होता है कि एक जंतु सेल और एक पादप सेल। जंतु सेल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, दीवार, जंतु को दीवार चाहिए, सेल वाल चाहिए। और यहाँ पे कोशिका भित्ति जंतु कोशिका के लिए सेल भित्ति नहीं होता है और पादप मतलब पेड़ कोशिका के लिए, मतलब पादप यानी पेड़ में जो सेल बनता है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यहाँ जंतु में नहीं पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली आदि पाई जाती है, यहाँ पे वो चीज। इसमें लवक यानी प्लास्टिड्स नहीं होते हैं और पादप कोशिकाओं में लवक जैसे हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद करना है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, क्योंकि इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर ये नहीं होंगे तो रंग क्या हो जाएगा? पीला। चलिए दिखाता हूं।
हरित लवक, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, हरित लवक, हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का केंद्र है, सेंटर। या पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग का हरित लवक जो होता है, हरित लवक में क्या होगा आपका, पर्णहरित की उपस्थिति के कारण। चलिए लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, अभी सेल का फोटो मैं एक बार दिखा देता हूं, देन इस पे चलता हूं। सेल का फोटो एक बार आपको दिखाता हूं, ये है आपका, ये है आपका लाइसोसोम। अभी मैं फिर से एक बार फिगर पे आऊंगा कि ये फिगर दिख नहीं रहा होगा ठीक से आपको। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे के बाद में कोशिका द्रव्य क्या है, थोड़ा थोड़ा सारे के बारे में डिटेल करेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पे देख लें। चलिए देखिए, लाइसोसोम ये जंतु कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब जंतु कोशिका में है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, प्रचुर मात्रा में जितना होना चाहिए। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका को पचा लेता है, खा जाता है। कभी कभी किसी जीव को देखेगा नहीं भोजन मिल रहा तो अपने ही को मार के अपने ही बच्चे को खा गया, उसी तरह ये अपने ही कोशिका को खा लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग यानी पाचक थैली, यानी लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ये याद रखिएगा, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वर्णी लवक, ये इंपॉर्टेंट, यहां से आपको बहुत सारा चीज याद करना है। यानी क्रोमोप्लास्ट, ये हरे रंग को छोड़कर पौधे के अन्य रंगों में पाए जाएंगे, ठीक है। पौधों में अन्य रंग के लिए उत्तरदायी है। जैसे कच्चा टमाटर क्या होता है, हरा, लेकिन पकने पर लाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें हरित लवक यानी वर्णी लवक में परिवर्तित होते हैं। जो हरित लवक है, हरित लवक काम क्या करता है, हरा करने का काम। ये वर्णी लवक में जब बदलेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए टमाटर का लाल रंग, इसमें जो वर्णी लवक है, वर्णी लवक वो है लाइकोपिन। जब लाइकोपिन उसमें आएगा तो वो लाल हो जाएगा, और हरित लवक जब तक रहेगा वो हरा रहेगा। गाजर में उसी तरह, गाजर का जो लाल रंग या जो भी रंग होता है कैरोटीन वर्ण के कारण लाल होता है इसका। हल्दी का पीला रंग होता है जैंथोफिल के कारण, ठीक है। ये बातें ये भी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया यह केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, ठीक। मुख्य कार्य इसका क्या है, श्वसन क्रिया का संपादन, इसका काम है श्वसन क्रिया को संपादित करना। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन जब विखंडित होगा तो ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके रूप में स्टोर होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसको सब कुछ मिलते रहता है, इसलिए पावर हाउस बोलते हैं। राइबोसोम, ये आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनी संरचनाएं हैं। ये राइबोसोम जो है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिन पर कोई आवरण नहीं होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, ठीक है। चलिए बात समझ में आई, आगे अब आते हैं गुणसूत्र पर, यानी क्रोमोसोम। गुणसूत्र देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। अब देखिएगा क्रोमोसोम, अब देखिए क्रोमोसोम दो चीजों से मुख्य रूप से बना है। पहला है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड 40% होता है गुणसूत्र में, और हिस्टोन प्रोटीन 60% होता है। ये आप डीएनए मतलब गुणसूत्र के आधार पे क्या होता है, माता पिता के बच्चों में जो मतलब एक्टिविटियां आती हैं गुणसूत्र की वजह से आती हैं। खैर, नामकरण गुणसूत्र का कौन किया था, तो वाल्डेयर ने किया था। कौन किया था, वाल्डेयर ने किया था, ये भी आप याद रखिएगा, वाल्डेयर ने किया। जेम्स वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या दिया था 1953 में, डीएनए का यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का द्विकुंडलित संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में, अब सेल के केंद्रक में धागे के समान फैला रहता है। कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। गुणसूत्र क्या है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता से उनके गुणों को संतानों में पहुंचाता है। मैंने भी बताया कि माता पिता का जो क्वालिटी होगा, गुण होगा, वो बच्चों में आता है गुणसूत्र की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आरएनए पे थोड़ा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरएनए। देखिए आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए कोशिका द्रव में बिखरा रहता है, सेल का जो द्रव होगा उसमें बिखरा रहता है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, और यह
एकल कुंडल संरचना है, मतलब एकल गुणसूत्र तो ऐसे से लपेटे हुए रहते हैं। खैर, मानव में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46। अगर टोटल संख्या पूछा 46, अगर जोड़ी पूछेगा तो बोलेगा 23। ठीक है, 22 जोड़ी दोनों में एक समान, मतलब 22 जोड़ी जो होता है क्रोमोसोम महिला में और पुरुष में XX रहेगा, लेकिन 23वां जोड़ी जो पुरुष में होगा वो निर्णायक होता है, वो निर्णायक होता है। 23वां जोड़ी बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, यही निर्णय करता है कि बच्चा होगा कि बच्ची होगा। इसको मैं समझा देता हूं। 22 प्लस X, ठीक है, और 22 प्लस Y, यही दो कंडीशन बनते हैं। 22 जोड़ी तो समान है, एक समान दोनों में है, लेकिन कंडीशन बनता है 23वां जोड़ी के लिए 22 प्लस X और 22 प्लस Y, यानी 23वां जोड़ी यही हो सकता है। तो अगर मेल में क्या होता है? शुक्राणु होता है, और महिला में क्या होता है? अंडाणु होता है। फीमेल में गुणसूत्र एक समान होगा, मतलब 22 प्लस X और 22 प्लस X, इसमें अलग अलग नहीं होगा। अभी आपको आगे दिखाता हूं मैं, चलिए अब देखिएगा। इसमें जब फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के समय अगर अंडाणु, पहला कंडीशन, अगर अंडाणु किसमें होगा? स्त्री में होगा। पुरुष अंडाणु, एक्स अंडाणु पुरुष के शुक्राणु, तो शुक्राणु कौन सा? पुरुष के शुक्राणु, मतलब शुक्राणु से मिलेगा। जैसे अंडाणु जो है स्त्री का X गुणसूत्र वाले, स्त्री में तो X ही है, लेकिन मेल में कौन सा है? तो X और Y, 23वां जोड़ी ये है दो, पहला हम X लेते हैं फिर Y लेंगे। अगर महिला का अंडाणु है, वो 23वां जोड़ी जो पुरुष का है शुक्राणु, X गुणसूत्र वाले पुरुष के शुक्राणु के साथ मैच करता है, तो जाइगोट होगा, युग्मनज। तो फिर उसमें 23वां जोड़ी जो बनेगा वो XX बनेगा, क्योंकि एक X यहां महिला से है और एक X पुरुष से, तो XX बन गया, अर्थात लड़की होगी, XX लड़की होगी। दूसरा कंडीशन, स्त्री के अंडाणु, उसमें तो X ही निकलना है, क्योंकि मैंने बोला कि 22 प्लस X महिला में है, 22 प्लस X महिला में है, लेकिन पुरुष में क्या है? 22 प्लस X और 22 प्लस Y। तो 22 प्लस X तो दिखा दिया, 22 प्लस Y। पुरुष में जैसे स्त्री का अंडाणु X वाला निकला और पुरुष का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिला, तो युग्मनज यानी जाइगोट होगा, तो 23वां जोड़ी XY बनेगा। अब XY जब बनेगा तो लड़का होगा। तो गुणसूत्र मतलब जो गुणसूत्र है 23वां गुणसूत्र, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिंग निर्धारण में। चलिए एक दो चीज और यहां पे दिखा देता हूं। देखिए, जो लड़कियां होती हैं उनमें एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? जैसे लड़की जब जैसे जैसे बड़ी होगी तो उसका वक्ष मतलब स्तन बड़ा होगा, फिर आपका अंडवाहिनी का विकास होगा, योनि का विकास होगा, गर्भाशय का विकास होगा। ये किसके कारण होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण। और एक इंपॉर्टेंट, अभी कोई एग्जाम में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला प्रोजेस्टेरोन वाला पूछा था। स्त्रियों में गर्भधारक हार्मोन्स होगा तभी तो सब कुछ होगा। तो गर्भधारक हार्मोन्स का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। अब पुरुष का पौरुष विकास हार्मोन कौन सा? जैसे मूछ निकल आना है ना, बाकी चीज होना, वो होगा टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो पुरुष का पौरुष विकास हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आते हैं, अब आते हैं पादप में, प्लांट में आते हैं। प्लांट में देख लीजिए कुछ चीजें हैं। अब प्लांट यानी पादप कार्यकी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, तो आपको बता दिया, पौधों में शोषण, जनन वगैरह वगैरह। चलिए यहाँ पे आते हैं प्लांट हार्मोन्स। अब प्लांट हार्मोन्स में देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। पादप हार्मोन्स दो टाइप के होंगे, एक तो होगा पौधे की वृद्धि दर बढ़ाने वाला हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और दूसरा होगा पौधे की वृद्धि दर कम करने वाला हार्मोन यानी एथिलीन, एब्सिसिकम। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये पौधे की वृद्धि और अनेक मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब हार्मोन्स दो टाइप के हैं, एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। पहला है ऑक्सिन हार्मोन, यह सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। पादप मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, क्योंकि यह पौधे के ऊपरी सिरा पर बनता है, पौधे के ऊपर वाले भाग पर बनता है और कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन कुछ पौधों में फूलों को खिलाने में प्रेरित करता है। देखिए, ऑक्सिन हार्मोन होगा, फूल को खिलाएगा, हार्मोन होगा ही नहीं तो खिलेगा ही नहीं। यह पौधों के फल और पत्ती को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पौधे में जैसे मान लीजिए केला देखे होंगे, केला का फूल लगता है तो ये हार्मोन होगा ही नहीं ना, तो सब गिर जाएगा फूल, फिर लगेगा ही नहीं कुछ। ऑक्सिन की अधिक मात्रा अगर हो गई प्लांट्स में तो तने की वृद्धि होगी। ठीक है, और ऑक्सिन की कमी होगी, मतलब
ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हुई तो जड़ की वृद्धि होगी, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन देखिएगा कायिक जनन, कायिक जनन किसको बोलते हैं? कायिक जनन गुलाब के कलम से जैसे नया पौधा लगाना गुलाब का, उसी को बोलते हैं कायिक जनन। तो ये मतलब कायिक जनन में ऑक्सीजन महत्वपूर्ण भूमिका भी दिखाता है। दूसरा है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाता है। कोशिका विभाजन जो होते हैं 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके उसकी दर को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ाता है। साथ ही साथ पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है। जो अंग बनते हैं पौधे के उनको नियंत्रित करने का काम करता है। यह हार्मोन वहां संश्लेषित होता है जहां तेजी से कोशिका विभाजन होता है, जैसे तरुण फल, तरुण मतलब युवा फल, विकासशील कलिका, वहां पे तेजी से ये काम करते हैं। चलिए अगला आते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स में देखिए यह हार्मोन पौधे के ऊपरी सिरों और भ्रूण में बनता है, भ्रूण में बनता है और इसके सभी भाग में वृद्धि करता है। ठीक है, ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। लंबाई, अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो पौधा इतना का इतना रहेगा, और अगर रहेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। और पेड़ की जरावस्था यानी वृद्धावस्था को रोकता है, पेड़ को जल्दी मतलब जवान बनाए रखता है ये। अब आता है दूसरे टाइप का हार्मोन, पौधे की वृद्धि दर कम करने वाले हार्मोन। कम कौन कौन करते हैं? तो ये देखिए इथिलीन, इसका कार्य है कच्चे फलों को पकाना, बहुत बार पूछा जाता है। इथिलीन का प्रयोग कहां करते हैं? कच्चे फलों को पकाने में, यह गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, और दूसरा है एब्सिसिक अम्ल, कोशिका विभाजन को यह रोकता है, इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन कहते हैं, वृद्धि को रोकता है। ठीक, अब पादप अंग में बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चीज है जड़। पहला पौधे का जो अंग है वो पहला अंग है जड़। जड़ में ध्यान दीजिए, इसका काम क्या है? रूट का। पहला रूट का काम क्या होता है? जड़ को मतलब पौधे को सहारा देना, और दूसरा है भूमि से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करना। अभी मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया भी है। जड़ यानी मूल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूसला जड़ यानी ट्रैप रूट, ये सब आपको याद कर लेने हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। इसको बोलते हैं प्राथमिक जड़, मतलब मूसला जड़ किसको बोलते हैं? तो मूसला जड़ बोलते हैं प्राथमिक जड़, और इसकी शाखा को मिला दीजिए तो मूसला जड़ बन जाएगा, जैसे सरसों का पौधा। दूसरा है रेशेदार या झकड़ा जड़, झकड़ा जड़। फाइब्रस रूट, तने के आधार से निकलने वाली जड़, मतलब तना है उसके आधार से निकल गया जड़, उसको बोलते हैं झकड़ा जड़, जैसे गेहूं का पौधा। तीसरा है एडवेंटियस रूट यानी अपस्थानिक जड़, इसमें मूल पौधे के अन्य भाग से निकलती है, मतलब जड़ जो है पौधे के अन्य भाग से निकलेगा जड़, न कि मूलांकुर से। मूलांकुर मतलब जैसे दाना होता है ना, जैसे चना, उसका दाना से नहीं निकल कर दूसरे भाग से निकलेगा, जैसे बरगद, घास इत्यादि। अब आता है जड़ का रूपांतरण। देखिए जड़ का रूपांतरण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जड़ का रूपांतरण, मूसला यानी मतलब जड़, मुख्य जड़ों का रूपांतरण मतलब मुख्य रूप से ये है। ठीक है, जड़ का रूपांतरण इस तरह से 4 भाग में मैंने किया है। पहला है शंक्वाकार, देखिए शंक्वाकार, ये फिर तर्क रूप, फिर गांठदार, फिर कुंभी रूप। पूछता है क्वेश्चन ये शंक्वाकार, शंक्वाकार मतलब शंकु के जैसा रहेगा, इसको बोलते हैं कोनिकल। ये गाजर, गाजर ऐसा ही होगा, गाजर का पूछ देगा ना कि शंक्वाकार जो जड़ है उसका उदाहरण दीजिए, तो याद रखिएगा गाजर। फिर तर्क रूप यानी फ्यूजिफॉर्म में इस तरह से कुछ देखिएगा आप, मूली थोड़ा सा डिस्को का डांस करता है, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे करके, हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का, तो उसको मूली बोलेंगे तर्क रूप को। और गांठदार, गांठदार में देखिएगा आप कभी क्या नाम है इसका, हाँ शकरकंद, शकरकंद को देखिए गांठ गांठ ऐसे बन जाता है गोल गोल, तो उसको बोलते हैं ट्यूबरस, शकरकंद। और एक ये है बीट जैसा दिखेगा आपको, कुंभी रूप यानी नेपिफॉर्म यानी सलजम, है ना ये बीट। तना में आते हैं स्टेम, स्टेम का कार्य क्या है? शाखाओं को फैलाना। तना क्या करता है? शाखा को, ब्रांच को फैलाता है। फूल, फल और पत्ती को संभाल के रखता है तना। ठीक है, पौधे में जल का संवहन कौन करता है? तो जाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट। पौधे में भोजन का संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम, ये भी याद रखिएगा। अब अंडरग्राउंड स्टेम कौन से हैं? यानी भूमिगत तना। तो तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है, जैसे हल्दी हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, है ना, अदरक हो गया। तने का रूपांतरण अब ये 4 टाइप से किया है, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कंद यानी ट्यूबरस, आलू है कंद। सल्क कंद यानी बल्ब, सल्क, सल्क मतलब जानते हैं एक परत के बाद दूसरा परत के बाद तीसरा ऐसे निकलेगा। प्याज और लहसुन, देखिएगा लहसुन और प्याज को निकालिएगा तो एक परत 2 परत ऐसे निकलेगा, सल्क कंद। घन कंद यानी कॉर्न, कर्म, अरबी और जमीकंद। और प्रकंद, रिजोम, अदरक और हल्दी है। अब इसको ट्रिक एक मैं बना दिया हूं, आओ पिया अब हल्के से, आओ पिया अब हल्के से, याद रखिएगा, याद हो जाएगा। आ से आलू, ओ से ओल, पिया से प्याज, अ से अदरक, ब से बांडा, हल से हल्दी और के से केसर। ये सारे तना के रूपांतरण है। पूछ जाएगा कि प्याज क्या है? तना। अदरक क्या है? तना। ओल क्या है? तना। आलू क्या है? तना। तो ये याद रखिएगा, आलू जड़ नहीं है, तना है। अब आइए पुष्प में। पुष्प में बहुत सारा चीज नहीं, 2 चीज याद रखना है।
फ्लावर या पौधे का प्रजनन अंग होता है। इससे पौधे में लैंगिक प्रजनन होता है। मुख्य रूप से 4 भाग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये 2 आपको याद करना है। पुमंग बोलते हैं नर जनन अंग को और जयांग बोलते हैं मादा जनन अंग को पौधों में। ठीक है, फ्रूट में आते हैं। अब फ्रूट में अभी पूछा था क्वेश्चन बीपीएससी में, कूट फल यानी असत्य फल और सत्य यानी वास्तविक फल, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं? देखिए, वास्तविक फल या सत्य फल अंडाशय से निर्मित होने वाला फल, अंडाशय में जो निर्मित होगा अंडाशय से, उसको बोलते हैं वास्तविक फल, जैसे आम और जामुन। इसके अलावा और भी फल हैं। असत्य फल या झूठा फल या कूट फल, ठीक है, वैसा फल जो निषेचन के बाद पुष्पासन में चला जाए, फूल वाले पार्ट में चला जाए, तो वह सत्य फल होगा। फल पुष्पासन में बनता है, ठीक है, जैसे सेव और काजू, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आगे। तो ये सारी मुख्य बातें थी और कुछ बचा तो नहीं है, देख लेता हूं एक बार, ये पूरा हो गया, ठीक है। तो बायो मैंने आपके एक वीडियो में कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। आप इससे काफी लाभान्वित